स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक, इसमें आपको बताने क्या जा रहे हैं, आज की क्लास क्या है। तो आज की जो क्लास है जो शुरू हो रही है, ये देखिए यहाँ पर बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, फिर जो अंतिम में भारत के वायसराय। यहाँ से देखिए क्वेश्चन हमेशा बनता है, ऐसे बनता है कि आपको खुद ही लग जाएगा कि जैसे पूछता है उससे बेहतरीन तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे पहला आप देख रहे हैं, फिर पहले थोड़ा समझिए कि वारेन हेस्टिंग के बारे में बताना है। तो वारेन हेस्टिंग के समय जो जो भारत के राजवाड़े थे, जो जो रियासत थी, जो जो शासक थे, चाहे मुग़ल के शासक हों, चाहे बंगाल के शासक हों, चाहे मराठा हों, चाहे सिख हों, चाहे कोई भी शासक हो, तो उनके साथ इनका संबंध कैसा था और ये क्या क्या किए थे। आइए देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले आइए देखते बताते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि देखिए लिखा है कि गवर्नर जनरल। कहाँ गवर्नर जनरल? सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे, फिर भारत के होंगे गवर्नर जनरल, फिर भारत के वायसराय होंगे। ठीक ना। आइए शुरू करते हैं। जो पहला गवर्नर जनरल था, ध्यान दीजिएगा यानी कि किस एक्ट द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। ध्यान दीजिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1973 द्वारा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। किसको? वारेन हेस्टिंग को। यानी वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, भारत का नहीं था। ध्यान दीजिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। अगर पूछे भारत का कौन प्रथम गवर्नर जनरल था, तो हम आपको बताएंगे राजा राम मोहन राय के समय आए थे, 1828 के इर्द गिर्द आए थे। ठीक ना। हम आपको देखिए बता रहे हैं। अब आइए, एक कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लगा था, महाभियोग चलाया गया था। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक, ओनली वन, यानी जिस पर इंग्लैंड में महाभियोग चला था। किसके कारण महाभियोग चला था? तो ये चला था कि जब इन्हीं के समय में भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जब होती है, तो ये क्या करते हैं कि एक नंद कुमार नामक व्यक्ति रहता है, वो कहता है कि ये घूस लेते हैं, ये रिश्वत लेकर के फैसला को पलटवाते हैं, आगे मिलेगा। अब देखिए हेस्टिंग ने और क्या करते हैं, और देखिए बंगाल में जो द्वैत शासन था उसको समाप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा कि बंगाल का द्वैत शासन किसके समय में समाप्त हुआ? तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। किस एक्ट के द्वारा समाप्त हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा समाप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा समाप्त होता है। तो इसको लगाया कौन था? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब बक्सर का युद्ध समाप्त होता है। कौन सा युद्ध? बक्सर का। आइए हिसाब से बताते हैं। ठीक, देखिए जब बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, बक्सर का युद्ध कब होता है? 22 अक्टूबर, डेट याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध जब समाप्त होता है, तब क्लाइव वापस आता है। तो वो क्या करता है, क्लाइव क्या करता है कि युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए बक्सर तो जीत जाते हैं। ठीक, बक्सर तो अंग्रेज जीत जाते हैं, कंपनी जीत जाती है, भारतीय सेना हार जाते हैं। तो वो क्या करता है कि भारत में द्वैत शासन, यानी भारत में सबसे पहले द्वैत शासन, बंगाल में द्वैत शासन, भारत में द्वैत शासन की स्थापना करता है 1765 में। 1765 में जब हम उसको बताएंगे तो वहाँ पे बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्लाइव द्वारा 1765 ईस्वी में द्वैत शासन की स्थापना होती है। बंगाल में होता है, बिहार में होता है, उड़ीसा में होता है। तो देखिए बंगाल और बिहार वाला बार बार पूछता है कि वहाँ पे कौन था, कौन नियुक्त किया गया था, उप दीवान। द्वैत शासन का तात्पर्य क्या है वहाँ हम बताएंगे, बस यहाँ जानिए कि द्वैत शासन का प्रारंभ 1765 ईस्वी में
और समाप्ति जो होती है वो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 ईस्वी में समाप्त हो जाता है। अब देखिए हेस्टिंग और क्या करते हैं, हेस्टिंग क्या करते हैं कि निज़ामत, आपसे बताए थे ना 1765 में जब एक इलाहाबाद की संधि हुई थी, 2 संधियाँ हुई थी, तो इलाहाबाद की संधि की में निज़ामत जो बंगाल का नवाब था, बंगाल के नवाब से निज़ामत लेते हैं और उनसे मुग़ल शाह आलम द्वितीय से दीवानी प्रदान करते हैं, निज़ामत का अधिकार ले लिया। ठीक, हेस्टिंग ने बंगाल के निज़ामत अधिकार ले लिया। अब नवाब को 16 लाख पेंशन दे दी गई बदले में। यानी कौन सा बंगाल का गवर्नर जनरल था जो बंगाल के नवाब की निज़ामत का अधिकार भी ले लिया और उनको पेंशनर बना दिया। ठीक, तो वारेन हेस्टिंग। मुन्नी बेगम कौन थी? मुन्नी बेगम के अल्पवयस्क नवाब संरक्षिका बनाया गया। जो नवाब थे अल्पवयस्क नवाब बंगाल के, तो उनकी संरक्षिका बनाया गया मुन्नी बेगम को। अब नंद कुमार नामक एक व्यक्ति था, नंद कुमार ने हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया था। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नंद कुमार ने हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया था। अब देखिए कहा गया कि मुन्नी बेगम से रिश्वत मांगी थी। ठीक, मुन्नी बेगम से रिश्वत मांगी थी। कौन? वारेन हेस्टिंग ने। कौन लगाया था? तो नंद कुमार। तो ये महाभियोग कहाँ चला था? इंग्लैंड में चला था। ध्यान दीजिएगा, महाभियोग इंग्लैंड में चला था और बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। ठीक, अब वारेन हेस्टिंग मुगल शासक शाह आलम, यानी कि इस समय मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय था। तो जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो कंपनी शाह आलम को 26 लाख के बदले बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्रदान करने के बदले 26 लाख रुपए देना पड़ा था। तो हेस्टिंग ने 26 लाख रुपए देना बंद कर दिया। ठीक, बंद कर दिया। अब आइए देखते हैं। ठीक, आइए 1776 में पंचवर्षीय को पुनः 1 वर्षीय कर दिया गया। ठीक, कर वसूलने के लिए पंचवर्षीय ऊंची बोली प्रथा की शुरुआत की है। अब उसको पंचवर्षीय के स्थान पे 1 वर्षीय कर दिए, पुनः कर दिए थे। ठीक, अब देखिए न्यायालय में क्या काम करते हैं, न्याय विभाग में क्या काम करते हैं? 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब करते हैं? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करते हैं। कौन करते हैं? वारेन हेस्टिंग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग आते हैं बहुत बाद में। ठीक ना, तो वारेन हेस्टिंग करते हैं। ठीक, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करते हैं। इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे, अध्यक्ष थे, वो एलिजा एम्पे को बनाया गया। दीवानी और फौजदारी न्यायालय की भी स्थापना की गई, जिसका कार्य क्षेत्र 500 रुपये तक सीमित था। ठीक ना, यानी दीवानी और फौजदारी के कब होती है? रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू होती है। अब देखिए व्यापार में क्या क्या सुधार करते हैं? व्यापार में वारेन हेस्टिंग क्या क्या सुधार करते हैं? तो फ्री पास यानी दस्तक प्रणाली अब समाप्त कर दिया गया। परंतु पान और सुपारी तंबाकू पर कंपनी का एकाधिकार हो गया है। ठीक, एकाधिकार हो गया है। अगर क्वेश्चन आए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर से एकाधिकार कब समाप्त हो जाता है पूर्ण रूप से, तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। ठीक, अगर देता है व्यापार, पूर्ण रूप से नहीं देता है, अगर देता है कि किस चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी व्यापार का अधिकार समाप्त हो जाता है, तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। ठीक, अब आइए यहाँ पर हेस्टिंग की मांग को चेत सिंह पूरा न कर पाया, जिसके कारण फलस्वरूप हेस्टिंग ये बहुत मतलब का नहीं है। ठीक ना, अब आइए आगे आइए। हेस्टिंग की शिक्षा, हेस्टिंग ने, जो वारेन हेस्टिंग थे, शिक्षा में क्या क्या किए? चार्ल्स विल्किस ने भागवत गीता का इंग्लिश में अनुवाद का प्रस्ताव रखा। ठीक, यानी भागवत गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है? तो चार्ल्स विल्किस किया है। ठीक ना,
और 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक ऑफ सोसाइटी बंगाल का जो उद्देश्य था, जिसकी स्थापना विलियम जोन्स करते हैं, ये आप डेट भी याद रखिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक, 1784 ईस्वी में स्थापना होता है इसका। तो कौन करता है? सर विलियम जोन्स, विलियम जोन्स करते हैं, ठीक ना, विलियम जोन्स करते हैं। तो इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन होता है? तो वारेन हेस्टिंग होते हैं, ठीक। अब देखिए इसका मुख्य उद्देश्य, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल था, मुख्य उद्देश्य क्या था? इतिहास, पुरातत्व, कला, विज्ञान, साहित्य का अध्ययन करना, ठीक। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना करते हैं 1781 ईस्वी में। बहुत मतलब का नहीं है, लेकिन एक देखिए सन नहीं मतलब का है, लेकिन कलकत्ता मदरसा की स्थापना कौन करते हैं? तो वारेन हेस्टिंग के समय होती है। जोनाथ डंकन द्वारा, ध्यान दीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जोनाथन डंकन द्वारा बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। कहाँ पर? बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन द्वारा होती है। जोनाथन डंकन ने बनारस में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। अब देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय हुआ था? तो हेस्टिंग के समय हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय हुआ था? तो हेस्टिंग के समय हुआ था। यही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, ठीक ना, वो हम बताएंगे। अब देखिए आइए कॉर्नवालिस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉर्नवालिस। ये देखिए भारत के गवर्नर जनरल नहीं थे, ये कहाँ के थे? बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ठीक। इन्हें देखिए इनकी मृत्यु होती है गाजीपुर में मृत्यु होती है। अब देखिए होता क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट 1786 के आधार पर कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब देखिए 1786 से लेकर 93 तक है। हम क्यों बताएं पिट्स इंडिया एक्ट? क्योंकि आपको याद रहे, पिट्स इंडिया एक्ट 1786, ठीक। ये क्या क्या करते हैं? अस्थाई बंदोबस्त की स्थापना करते हैं, ठीक। अस्थाई बंदोबस्त में क्या था? ध्यान दीजिएगा, अस्थाई बंदोबस्त, ठीक, अस्थाई बंदोबस्त। ये सबसे पहले पूछेगा किसके समय में हुआ था? कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। कब हुआ था? 1793 में हुआ था। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था? अस्थाई बंदोबस्त, यानी कि जो लगान है वो अस्थाई कर दिया गया, ठीक। और इसमें जो भूमि का स्वामी है, भूमि स्वामी इसमें जमींदार था। कौन था? जमींदार था। यानी कि देखिए खेती कौन करेगा? जो हम बताएंगे अस्थाई बंदोबस्त, तो अच्छे से बताएंगे, देखिए समझ लीजिएगा, यहाँ बस अस्थाई बंदोबस्त आ गया है, थोड़ा समझ लीजिए। तो अस्थाई बंदोबस्त का जो संस्थापक कौन था? कॉर्नवालिस था। तो यहाँ पर क्या किसान आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। किसान बस खेती करेंगे, मध्यस्थता कौन करेंगे? यानी कंपनी और किसान के मध्य बिचौलिया कौन है? जमींदार हैं, यानी कि भूमि स्वामी कौन हो गए? जमींदार हो गए, ठीक। अब आइए यहाँ पर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में होता है। इसमें देखिए कॉर्नवालिस कहते क्या हैं? हमने अपने मित्रों को सफल बनाए बिना, मतलब उन पे प्रभाव बनाए बिना उनको पंगु बना दिया। किसको पंगु बना देते हैं? हैदर अली को, मैसूर को, ठीक। जिला न्यायाधीश का सृजन किए। पुलिस सुधार, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुलिस सुधार। भारत में कॉर्नवालिस ने पुलिस सेवा का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक। सिविल सेवा के बाद भारत का जन्मदाता, सिविल सेवा के भारत में जन्मदाता किसको कहा जाता है? कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अब देखिए क्या क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या क्या होता है। सिविल सेवा से संबंधित बता रहे हैं, ठीक ना, सिविल सेवा से संबंधित 1853 में परीक्षा शुरू हुई डलहौजी के समय। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले परीक्षा नहीं होती थी, भारतीय नहीं भागीदार होते थे। पहले आईसीएस कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। दूसरे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे।
सुभाष चंद्र बोस आईएएस से त्यागपत्र दे दिए थे। क्वेश्चन अगर दे कूट में तो ध्यान ध्यान रखिएगा, आईएएस से त्यागपत्र भी दे दिए थे, आईएएस भी थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक, 1923 में पहले आईसीएस परीक्षा इंग्लैंड में होती थी और 23 से भारत में आईसीएस परीक्षा होनी शुरू हुई। किस सन से भारत में? पहले लोग जाते थे इंग्लैंड देने के लिए, लेकिन 1923 से भारत में भी परीक्षा होने लगी। अब देखिए, लॉर्ड लिटन एक था, ये वायसराय था, ध्यान दीजिएगा, वायसराय था लॉर्ड लिटन। ये था 1878 ईस्वी में। ये क्या करता है कि जो आयु सीमा है 23 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर देता है। कौन? लॉर्ड लिटन। अब वही लॉर्ड लिटन है जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब का है? 1878 का है। कौन लाता है? तो लॉर्ड लिटन लाता है। और इसको समाप्त कौन करता है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कौन करता है? तो रिपन करता है। इसीलिए रिपन को भारतीयों का संहारक कहा जाता है। भारतीयों के लिए बहुत सोचते थे, बहुत अच्छे अच्छे काम किए। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, कौन? यही दास निर्यात पर रोक लगा दिए, कार्नवालिस। ठीक, अब देखिए सर जॉन शोर 93 से 98 तक रहते हैं। अहस्तक्षेप नीति का प्रतिपादन करते हैं। बस इतना जाने, अहस्तक्षेप नीति का प्रतिपादन किसने किया? तो सर जॉन शोर करते हैं। ठीक, अब आइए वेल्जली, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको बंगाल का टाइगर कहा जाता है। ठीक, लॉर्ड वेल्जली कब से हैं? तो 1799 से 1905 के लिए हैं। इनको क्यों जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा, भारत में जो सहायक संधि, जन्मदाता नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सहायक संधि को प्रचलित करते हैं। सहायक संधि का क्रम पूछता है, आप मेंस में भी लिखेंगे राजनीतिक कारण में, तो सहायक संधि आएगा, हड़प नीति आएगा, और फिर जो अंग्रेज़ों की नीतियाँ थी वो आएगी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सहायक संधि ये क्या कर, सहायक संधि क्या था वो थोड़ा जान लीजिए। तो ये क्या कहते थे कि जिस पर कुछ राज्य ऐसे थे, सबसे नहीं सहायक संधि किए, कहें कुछ राज्य हैं उन पर के ऊपर खतरा है, वो सैनिक रखेंगे हमारे और वो सैनिक पर नियंत्रण हमारा रहेगा, लेकिन खर्चा वो रियासत करेगी। जब हम सहायक संधि बताएंगे तो वहाँ पे बता देंगे। यहाँ पे देखिए वेल्जली क्या करते हैं, सहायक संधि करते हैं। तो सहायक संधि सबसे पहले हैदराबाद स्वीकारता है, हैदराबाद। ठीक, फिर मैसूर, तंजौर, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा और बघाट। ठीक, अब आइए, सब आपको नहीं याद रखना है, बस सिर्फ और सिर्फ 3 याद रखिए। एक सीक्वेंस पूछता है। ठीक, जैसे HMT, यानी कि सहायक संधि सबसे पहले हैदराबाद स्वीकारता है, फिर मैसूर स्वीकारता है, फिर तंजौर सुधारता है, फिर स्वीकारता है, फिर अवध स्वीकारता है। आइए देखते हैं, भारत में विस्तृत प्रदेश, यानी कि भारत का विस्तारवादी नीति यही अपनाते हैं। सहायक संधि, भारत में सहायक संधि 1765 ईस्वी में शुरू की गई थी, फ्रांस के डुप्ले द्वारा। अवध में शुरू किया गया था, अवध में शुरू किया था, तथा औपचारिक रूप से शुरुआत हैदराबाद में वेल्जली ने किया था। ठीक ना, औपचारिक रूप से। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला रियासत कौन सा है? तो हैदराबाद है। देखिए यहाँ H है हैदराबाद, M है मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा। ठीक, तो सिंधिया, होलकर सब हैं, लेकिन अंतिम जो है वो होलकर हैं। ठीक, अंतिम है होलकर हैं। अब आइए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में होता है। इसी युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है। उस युद्ध का कारण क्या था? ध्यान दीजिएगा, कारण क्या था? यही कारण था कि सहायक संधि टीपू सुल्तान ने स्वीकार नहीं किया, यही कारण था।
द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1702-3 में हुआ था और बसीन की संधि हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो चतुर्थ देखिए 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं, पहला दूसरा तीसरे में संधि होती है। जब चौथा में कोई शासक बचा ही नहीं तो वेलजली या अंग्रेज या कंपनी किससे संधि करेंगे? किसी से नहीं। यानी कि 3 संधि होती है, मद्रास की, मैंगलोर की, श्रीरंगपट्टनम की। ठीक होती है। अब आइए क्या करते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करते हैं 1800 ईस्वी में। अब जॉर्ज वर्लो कोई बहुत मतलब का नहीं है, ये हस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं, हस्तक्षेप की नीति अपनाएं। ठीक ना। और इन्हीं के समय में वेल्लूर का सिपाही विद्रोह, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सन पूछता है, मैचिंग में आता है। वेल्लूर 1806 ईस्वी में। ये सिपाही विद्रोह क्यों हुआ था? ठीक ना, जब हम बताएंगे वहाँ पर 57 की क्रांति, तो वहाँ पर बताएंगे। ठीक ना, क्योंकि अभी बस इनके समय में क्या क्या हुआ था वो हम बता रहे हैं। अब आइए लॉर्ड मिंटो क्या हुआ था? अभी भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रणजीत सिंह, ठीक ना, रणजीत सिंह, सिख शासक रणजीत सिंह ने अमृतसर की संधि की, जिसकी मध्यस्थता चार्ल्स मैकटाफ ने किया था। यानी कि अमृतसर की संधि किसके किसके मध्य हुआ था? तो लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में चार्ल्स मैकटाफ और रणजीत सिंह के मध्य हुआ था। अब लॉर्ड हेस्टिंग, आपसे कहे थे ना, पहला जो गवर्नर जनरल था बंगाल का वो वारेन हेस्टिंग था। हम पढ़ा रहे हैं लॉर्ड हेस्टिंग, अब आ गए लॉर्ड हेस्टिंग। अब इनके समय में देखिए क्या होता था। आंग्ल नेपाल युद्ध शुरू होता है और संगोली की संधि होती है 1816-17 में। ठीक ना, संगोली की संधि होती है। संगोली की संधि से भारत को कुमायूं, अल्मोड़ा, गढ़वाल, देहरादून, रानीखेत मिल गया। ठीक ना, संगोली की संधि। ठीक, अभी देखिएगा, देखिए यही लिपुलेख हो गया और फिर उत्तराखंड वाला, उसको नेपाल ने अपने 100 रुपये के नोट में वो नक्शा मैप बनाया है। तो इससे भारत और उसके मध्य थोड़ा सा विवाद उत्पन्न हो गया है। आइए यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं आपको। आंग्ल नेपाल युद्ध, इसमें होता क्या है, एक संधि होती है संगोली की संधि। ठीक, किसके समय में होती है? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में होती है, 1816 के में होती है। इसमें होता क्या है, इसी संधि के द्वारा कुमायूं भारत को मिल जाता है, अल्मोड़ा मिल जाता है, गढ़वाल, देहरादून, रानीखेत मिल जाता है तथा सिक्किम को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया जाता है और पिंडारियों का दमन इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है, होता है। ठीक, अब आइए मुगल साम्राज्य का शिष्टाचार समाप्त कर दिया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, समाप्त कर दिया गया। बंगाल में काश्तकारी व्यवस्था लागू की गई, जो बहुत मतलब का नहीं है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था, 1817-18 में हुआ था। ठीक, अब आइए एडम्स, जो लॉर्ड एडम्स अस्थायी थे, इन्हें प्रेस पर प्रतिबंध लगाया। देखिएगा क्वेश्चन आता है, भारतीय प्रेस के लिए अच्छा कदम किसने उठाया और बुरा कदम किसने उठाया? तो ये क्या करते हैं, भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगा देते हैं। ठीक, लॉर्ड एमहर्स्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको पता चल जाएगा। अब देखिएगा, इन्हीं के समय में आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था। डैन्यूब की संधि समाप्त हो गई थी। अब मणिपुर भारत को मिल गया था। बैरकपुर का विद्रोह 1824 ईस्वी में हुआ था, तो इन्हीं के समय में हुआ था। ठीक ना, अब आइए भारत के गवर्नर जनरल, यानी कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। ठीक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अब तक क्या हम पढ़ा रहे थे? बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक, अभी सामाजिक सुधार में क्या करते हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सती प्रथा की समाप्ति होती है। कौन करते हैं? राजा राम मोहन राय द्वारा समाप्त होता है 1829 ईस्वी में। ऑप्शन याद रखिएगा। ठगी प्रथा का अंत होता है, कौन करते हैं? तो इन्हीं के कार्यकाल में एक व्यक्ति थे, कर्नल स्लीमन। ठीक,
कर्नल स्लीमन के द्वारा ठगी प्रथा का समाप्त किया जाता है। नर बलि पर प्रतिबंधित करते हैं आंशिक रूप से, लेकिन पूर्ण रूप से कौन करता है? हार्डिंग करता है। शिक्षा में सुधार लाते हैं, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करते हैं। चार्ल्स मेकटाफ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चार्ल्स मेकटाफ यानी भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तदाता कहा जाता है। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तदाता किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स मेकटाफ को कहा जाता है। लॉर्ड आकलैंड ये क्या करते हैं? ध्यान दीजिएगा, इसको ब्लैक एक्ट, इसके अनुसार गोरे और काले में मतभेद समाप्त कर दिया गया था। ठीक ना। ऑकलैंड ने शेर शाह के रोड को जीटी रोड कर दिया, ग्रांड ट्रंक रोड बदल दिया। प्रथम अफगान युद्ध, ध्यान दीजिएगा, प्रथम अफगान युद्ध होता है इनके कार्यकाल में। अब देखिए लॉर्ड एलन वरो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिर्फ 2 चीज़ याद रखिए। यहाँ देखिए सिंध का विलय किया, कब किए एलन वरो? तो 1843 में। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है, सन पूछता है। और दास प्रथा की समाप्ति कौन करते हैं? एलन वरो करते हैं। ठीक। हार्डिंग प्रथम, वहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग था। हार्डिंग प्रथम बिना जूते उतारे स्वर्ण मंदिर का चक्कर लगाए थे। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बना है, ठीक ना, बिना जूते उतारे। नमक विद्रोह इनके समय में होता है। नर बलि, ध्यान दीजिएगा, नर बलि पर प्रतिबंध लगाए हार्डिंग प्रथम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नर बलि पर प्रतिबंध कौन लगाते हैं पूर्ण रूप से? तो हार्डिंग साहब लगाते हैं, हार्डिंग प्रथम। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इन्हीं के समय में होता है, 1845 और 46 में। ठीक। अब आइए डलहौजी के समय, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डलहौजी के बारे में जान लीजिए क्या क्या करते हैं। हड़प नीति, ठीक, हड़प नीति के प्रतिपादक थे। सिविल सेवा की इन्हीं के समय में परीक्षा भारत में हुई। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है और सिक्किम का विलय भी इन्हीं के कार्यकाल में होते हैं। आइए देखते हैं, यदि कोई गंगा के मुहाने पर इंग्लैंड में झंडा का अपमान करता है तो वो भी पाप है, डलहौजी कहते हैं। डलहौजी कहते क्या हैं? यदि गंगा के मुहाने पर कोई इंग्लैंड के झंडे का अपमान करता है तो भी वो पाप है। विलय नीति, हड़प नीति, डॉक्ट्रिन नीति ये कौन लाए थे? या व्यापगत सिद्धांत कौन लाए थे? तो डलहौजी लाए थे। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। हड़प नीति के तहत पहली रियासत कौन सी है? तो सतारा, ध्यान दीजिएगा, सतारा। अब यहाँ से सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछता है, सीक्वेंस में पूछता है, यानी कि कौन सबसे पहले किए थे, कौन सबसे बाद में किए थे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले किए थे सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, करौली और अंतिम में नागपुर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, नागपुर। यानी क्वेश्चन आए प्रथम रियासत कौन सी है? तो सतारा है, सतारा को करते हैं। कब करते हैं? 1848 में। ठीक। और जैतपुर, संभलपुर, बघाट को कब करते? देखिए जैतपुर और संभलपुर को करते हैं 1849 ईस्वी में, और बघाट को करते हैं 1850 ईस्वी में। ठीक। और झांसी, नागपुर, ठीक, नागपुर को अंतिम जो करते हैं वो नागपुर करते हैं, अवध को करते हैं 1856 में। क्या अवध हड़प नीति का शिकार हुआ था? तो बिल्कुल नहीं। सोचिए, जो यहाँ के जो नवाब थे अवध के, तो वाजिद अली शाह, ठीक, तो अंतिम नवाब थे बंगाल अवध के, तो वाजिद अली शाह। तो उनके समय में ये कैसे हड़पते हैं? तो क्वेश्चन आया है, कई बार क्वेश्चन आया है। तो इस पर कुशासन का आरोप लगा करके अवध को अपने अधीन कर लेते हैं। ठीक। अब देखिए सिक्किम का विलय करते हैं, कौन करते हैं? डलहौजी करते हैं सिक्किम का विलय। ठीक ना। अब लोअर वर्मा और पिगू वर्मा का विलय करते हैं। सोचिए 1852 में लोअर वर्मा और पिगू वर्मा उपाधियों का अंत करते हैं। कब करते हैं? 1853 में। लोक निर्माण विभाग की स्थापना करते हैं, डाक विभाग की स्थापना करते हैं। ठीक। अगर सल्तनत काल में पूछा जाए तो लोक निर्माण के
प्रतिपादक कौन थे सल्तनत काल में? तो फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। और आधुनिक भारत में कौन थे लोक निर्माण के जनक? तो लॉर्ड डलहौजी साहब थे। ठीक, आया समझ में? देखिए यहाँ से आप सॉल्व करिएगा तब आपको समझ में आएगा कितना फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए क्या क्या करते हैं हम। डाक व्यवस्था हो गया, लोक निर्माण हो गया, ये तार विभाग भी तार विभाग की स्थापना करते हैं। तार पहले होता था ना, अब तो तार प्रणाली समाप्त कर दिया गया था, ये भी संदेश का संचार का एक माध्यम होता था। रेलवे लाइन बिछाना शुरू किए भारत में। सैन्य सुधार करते हैं, शिक्षा में सुधार करते हैं। शिक्षा में क्या सुधार करते हैं? और शिमला को राजधानी बनाते हैं। देखिए शिक्षा को क्या सुधार करते हैं शिक्षा में, तो वुड डिस्पैच 1856 में एक किससे संबंधित है? शिक्षा संबंधित है। उसमें महिलाओं शिक्षा का योगदान देते हैं और कहते हैं कि शिक्षा जो स्थानीय के साथ इंग्लिश में भी शिक्षा अनिवार्य कर देते हैं। ठीक, यानी महिलाओं को शिक्षा दी है। और वुड डिस्पैच, अब वुड डिस्पैच के थ्रू अब एक शिक्षा, यहाँ से शिक्षा का, ये शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच 1854 में जो डलहौजी के समय में वुड डिस्पैच आया था, तो वो किससे संबंधित था? तो शिक्षा से संबंधित था वुड डिस्पैच। जब शिक्षा हम बताएंगे तो वहाँ पे बताएंगे, लेकिन आ रहा है तो यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए। ठीक, अब देखिए शिमला को राजधानी बनाते हैं, ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला बनाते हैं। अब आइए भारत का वायसराय। भारत का वायसराय, अगर क्वेश्चन आए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग है। सोचिए, अंतिम गवर्नर जनरल भी होते हैं लॉर्ड कैनिंग, और पहला वायसराय भी यही होते हैं। ठीक ना, कब किसके थ्रू होते हैं? 1858 के एक्ट के अनुसार। ठीक, आइए 1857 का विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होता है 1856 ईस्वी में। कौन भारत के कौन प्रणेता हैं इसके? तो विद्यासागर राव, विद्याचंद सागर राव हैं। ठीक ना, अब देखिए विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। सोचिए, विश्वविद्यालय बंगाल में, मद्रास में, मतलब कलकत्ता विश्वविद्यालय, मुंबई में विश्वविद्यालय और मद्रास में, 3 जगहों विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय। अब देखिए, अब आयकर क्वेश्चन आप सॉल्व किए होंगे, देखे होंगे, तो विल्सन नामक व्यक्ति से आयकर नामक प्रणाली लाते हैं। आयकर जो कर है, आयकर के जन्मदाता भारत में कौन है? तो विल्सन है। ठीक, 1861 में आईपीसी का प्रारंभ करते हैं, इंडियन पीनल कोड। ठीक, इंडियन पीनल कोड का प्रारंभ भारत में करते हैं 1861 में। हाई कोर्ट की स्थापना 1861 में करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रथम हाई कोर्ट कौन सा है? तो कलकत्ता हाई कोर्ट है, फिर मद्रास है, फिर मुंबई है। यानी 3 हाई कोर्ट की स्थापना करते हैं 1861 में। तो कहाँ पर? पहला कलकत्ता में, मद्रास में, मुंबई में। ठीक, अब आइए लॉर्ड एल्गिन क्या है? एल्गिन के समय बहावी विद्रोह हुआ था, बहुत मतलब करना ही है। सर जॉन लॉरेंस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर जॉन लॉरेंस, ये भूटान 65 में और सामुद्रिक टेलीग्राफ शुरू करते हैं। यही वाला मेन इंपॉर्टेंट है, यानी कि समुद्री टेलीग्राफ की सेवा शुरू करने वाला कौन है? सर जॉन लॉरेंस है। ठीक, सर जॉन लॉरेंस है। अब आइए जॉन मेयो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जॉन मेयो के समय में जनगणना की शुरू होती है, मेयो के समय में, तो 1872 ईस्वी में। ठीक है ना, 71 में, यानी कि पहली बार जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में होती है? तो लॉर्ड मेयो में। अगर क्वेश्चन आए नियमित रूप से या वास्तविक रूप से, तो 1881 में, तो 1881 में कौन जनगणना कराया था सर्वप्रथम? तो कराए थे लॉर्ड रिपन साहब कराए थे, जो भारत के उद्धारक माने जाते हैं। रिपन, लीटन नहीं, ध्यान दीजिएगा, लीटन भारत के बहुत विरोधी था। ठीक ना, अब आइए
इनकी हत्या जो होती है अंडमान में होती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहाबियों द्वारा होती है। लाल सागर से तार व्यवस्था स्थापित करते हैं, कृषि विभाग की स्थापना करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कृषि विभाग की स्थापना करते हैं। सोचिए, कृषि विभाग। अब ये बताइए कि सल्तनत काल में आमिर ए कोही, आमिर ए कोही एक विभाग है, इसकी स्थापना कौन करता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक करते हैं। ये किस विभाग से संबंधित है? तो ये भी कृषि विभाग है। ठीक ना, ठीक ना, आमिर कोही। अब आइए, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना करें, जो बहुत मतलब का नहीं, मतलब का क्या है? जनगणना मतलब का है, कृषि विभाग का मतलब का है, इनकी हत्या मतलब की है। ठीक। अब आइए, लीटन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लीटन क्या करते हैं? लीटन को, अब ध्यान दीजिएगा, लीटन को साहित्य जगत का ओवन मैरीडीथ कहा जाता है। साहित्य जगत का, बहुत साहित्य के बहुत जानकार थे, कविताएं लिखते थे। अब देखिए इनके समय में क्या क्या होता है। स्ट्रैची की अध्यक्षता में, स्ट्रैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन होता है 1876 ईस्वी में। इनके समय में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। सोचिए, अकाल तो पड़ा जिसका बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन वो बड़ा कब हो जाता है? तो अकाल के बाद ये क्या करते हैं कि दिल्ली दरबार आयोजित करते हैं और वहाँ पे महारानी को बुलाते हैं और उनको उपाधि देते हैं। ध्यान दीजिएगा, राज उपाधि एक्ट, राज उपाधि एक्ट 1876 ईस्वी में आयोजित करते हैं दिल्ली में, और महारानी को कैसरे हिंद की उपाधि दिलवाते हैं, देते हैं। कौन देते हैं? लॉर्ड लीटन देते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है और बार बार एक क्वेश्चन बनता है। अब क्या करते हैं? प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन करते हैं। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन कब होता है? 1876 में होता है। ठीक। द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन कब होता है? 1903 में होता है। तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन कब होता है? 1911 में होता है, हार्डिंग द्वितीय के समय, जब बम कांड होता है। ठीक ना, लाहौर कांड, जब बम कांड होता है वो हम आपको बताएंगे। जब दिल्ली राजधानी परिवर्तित हो रही थी 1911 में, तो तब द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, तृतीय किया गया था हार्डिंग द्वितीय के समय में। तो यहाँ पर बम कांड हुआ था, तो यहाँ पे रीडिंग था, वो लॉर्ड वो था। ठीक ना। अब देखिए, चौथी बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था रीडिंग के समय। रीडिंग, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या हुआ? इसको गिरोह अधिनियम भी कहा जाता है, 1878 में। वेरी मोस्ट, ये क्या था? अब ये था कि सोचिए कि अब लोग भारत के जागरूक हो रहे थे। इसी समय कौन कौन थे? ध्यान दीजिएगा, इस समय सूर्यनाथ बनर्जी थे, दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, और बहुत ऐसे लोग थे। और सर सैयद अहमद खां थे। तो बहुत शिक्षित वर्ग आ गया था। तो अब ये क्या कहें, सोचिए कि कैसे प्रचार होगा, कि अंग्रेज़ों का दुष्प्रचार कैसे होगा, कि अंग्रेज़ों को भारत से भगाया जाए। ठीक, प्रेस के माध्यम से, पेपर के माध्यम से। तो ये क्या कहें कि अब से जो पेपर निकालेगा, जो पेपर निकालेगा हमारे अनुमति से निकालेगा और अपना पता लिखेगा, कि कुछ भी गलत करे तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। ठीक, तो यही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। और शस्त्र अधिनियम भी पारित करते हैं। ठीक ना। और देखिए, आईसीएस एग्ज़ाम में 23 वर्ष से उम्र घटा करके, 23 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर देते हैं, 19 वर्ष कर देते हैं। ठीक। लॉर्ड रिपन नियमित जनगणना कराते हैं 81 में। अस्थाई स्वशासन का विकास करते हैं। इस पे क्वेश्चन मेंस में आता है, मेंस में आता है क्वेश्चन। ठीक ना। प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 में लाते हैं। कौन लाते हैं? रिपन लाते हैं। हंटर कमीशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हंटर कमीशन की स्थापना करते हैं 1882 में। ये क्या है? ये ध्यान दीजिएगा, ये शिक्षा आयोग, शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा आयोग है। ठीक ना, शिक्षा आयोग है, शिक्षा से संबंधित। इसमें क्या है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देगा। ध्यान दीजिएगा, उच्च स्तरीय शिक्षा नहीं है। और एक हंटर कमीशन है, वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए बना था। ठीक ना। इल्बर्ट बिल कब आता है? 1883 में आता है। यही इल्बर्ट बिल रिपन के लिए काल बन गया।
यहीं से इनकी वापसी हो जाती है। इसी बिल के बाद इतना इनका विरोध हो जाता है, भारत के लोग विरोध नहीं करते हैं, भारतीयों के पक्ष में करते हैं, इल्बर्ट बिल है। अब इसमें ये कहा गया था इल्बर्ट बिल में कि अब भारतीय वकील भी अंग्रेजों की सुनवाई कर सकते हैं। सोचिए, अब पिट्स इंडिया एक्ट कब बताए थे आपसे? पिट्स इंडिया एक्ट 1786, ठीक, 84-86 में, ठीक ना, पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये इल्बर्ट बिल है, यहाँ से मिलाने के लिए क्वेश्चन आता है, ठीक। अब आइए, थोड़ी सी क्लास बड़ी हो जा रही है, तो आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, क्योंकि आपके काम की चीज़ है, एक ही क्लास में सब कर लीजिए, ठीक। अब आइए लॉर्ड डफरिन कौन थे? लॉर्ड डफरिन, इन्हीं के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। कब होती है? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। देखिए, हम आईएनसी बढ़ाएंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस हम एक क्लास में पूरा बता देंगे, उससे बाहर से नहीं आएगा, ठीक। तो जब आईएनसी की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, तो कहाँ पर होती है? मुंबई में होती है, गुरुकुल तेजपाल स्कूल में होती है। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी होते हैं, और इसमें 72 लोग शामिल होते हैं। और ये पहला अध्यक्ष, दूसरा अध्यक्ष, तीसरा अध्यक्ष, प्रथम महिला, प्रथम अंग्रेज, प्रथम भारतीय महिला, और सबसे ज़्यादा बार कहाँ होता है, ये सब हम आपको बताएंगे, ठीक ना। अब देखिए, इन्हीं के समय में ये लॉर्ड डफरिन के समय में बंगाल टेनेसी एक्ट और पंजाब टेनेसी एक्ट का गठन होता है, ठीक ना। बंगाल टेनेसी एक्ट कब आया? मिलाने के लिए जाता है, टफ क्वेश्चन में से है। 1885 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना, 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता द्वारा, और पंजाब टेनेसी एक्ट की स्थापना 1887 ईस्वी में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 ईस्वी में, जो जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसको कहा जाता है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय को, ठीक। लॉर्ड लैंसडाउन बहुत मतलब का नहीं है, ठीक ना, बहुत मतलब का नहीं है। एल्गिन भी थोड़ा देख लीजिए, लॉर्ड एल्गिन 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम, ठीक ना, वंदे मातरम गीत गाया गया था, ठीक ना, फर्स्ट टाइम इन्हीं के समय में। अब सोचिए, किस अधिवेशन में फर्स्ट टाइम वंदे मातरम, कांग्रेस के किस अधिवेशन में फर्स्ट टाइम वंदे मातरम गीत गाया गया था? तो 1896 के कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। तो इसकी रचयिता कौन है वंदे मातरम के? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ठीक ना। भारत को तलवार के बल पर जीता जा सकता है, किसने कहा था? तो एल्गिन द्वितीय कहे थे। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय जरूर रखिएगा, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि प्रथम भी हैं, द्वितीय भी हैं, ऑप्शन में प्रथम भी रहेगा, द्वितीय भी रहेगा, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए, जो हम बता रहे हैं कि देखिए, आप पढ़ तो लेंगे, लेकिन कन्फ्यूज़न कहाँ होता है, वो कन्फ्यूज़न हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना। अब आइए, कर्जन फूट डालो और राज करो की नीति अपनाए थे। अब देखिए, स्मारक सुरक्षा कानून लाते हैं। बंगाल विभाजन इन्हीं के समय में होता है। बंगाल विभाजन कब होता है? बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में होता है। प्रभावी होता है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में। अब यहीं से स्वाधीनता आंदोलन की शुरुआत होती है, ठीक ना। अब आइए, यहाँ पर गोखले ने कर्जन को द्वितीय औरंगजेब कहा था। गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक ना, किसने कहा था कर्जन को द्वितीय औरंगजेब? तो गोपाल कृष्ण गोखले कहे थे। किसको कहे थे? कर्जन को कहे थे, लॉर्ड कर्जन को। क्यों कहे थे? बंगाल को विभाजित किए थे। अब देखिए, बंगाल को विभाजित जब किए थे तो वहाँ का जो पुलिस कमिश्नर था, ठीक, वो कौन था? तो एंड्रू फ्रेजर था, एंड्रू फ्रेजर। अब देखिए, मेरे पास 2 पत्नी है, ठीक ना, मेरे पास 2 पत्नी है, ये किसका कमेंट है? तो एंड्रू फ्रेजर का है। रियल नेम जॉर्ज नैथानियल कर्जन। शिक्षा में सुधार करते हैं। पूर्व एक शिक्षा विद्यालय था, जिसका जो बहुत मतलब का नहीं है। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना करते हैं रैले की अध्यक्षता में। 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। और देखिए, क्या क्या करते हैं? आर्थिक सुधार करते हैं, पुलिस सुधार करते हैं, फ्रेजर आयोग। अगर क्वेश्चन आ जाए फ्रेजर आयोग किसके लिए था, तो पुलिस के लिए था। पुलिस के
ट्रेनिंग के लिए था, फ्रेजर आयोग। ठीक, अब देखिए कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना करते हैं, सिंचाई आयोग का गठन करते हैं, कॉलिन स्टॉक की अध्यक्षता में, कॉलिन स्टॉक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की गठन करते हैं, मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग, अकाल आयोग मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में, स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग बना था। किसके समय बना था स्ट्रेची के? 1876 में। किसके समय में बना था? लॉर्ड लीटन के समय में बना था। रेलवे सुधार होता है रॉबर्टसन की अध्यक्षता में, ठीक ना, रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे का सुधार होता है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1906 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर होता है? तो होता है कलकत्ता में होता है, और 1905 का कहाँ पे होता है? तो बनारस होता है, ठीक ना, बनारस होता है। और 1907 का कहाँ पे होता है? तो सूरत होता है। तो इसी को, सूरत वाले को कांग्रेस को की फूट, प्रथम फूट कहते हैं, ठीक ना। अब आइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का यानी सूरत विभाजन 1907 में होता है। समाचार पत्र एक्ट 1908 में आता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, समाचार पत्र एक्ट 1908 में आता है, ठीक ना। अब आइए, हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, फर्स्ट टाइम, पहली बार भारत में इलाहाबाद से नैनी हवाई डाक सेवा शुरू किया गया था। किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। 1911 ईस्वी में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। जॉर्ज पंचम आए थे, ध्यान दीजिएगा, कौन आया था? तृतीय दिल्ली दरबार हार्डिंग के समय में, 1911 में, राजधानी परिवर्तन करने के समय में, ठीक ना। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थापित की गई थी। 1913 ईस्वी में नोबेल अवार्ड किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। प्रथम व्यक्ति, भारत का प्रथम व्यक्ति जिसको नोबेल अवार्ड मिला था साहित्य का, तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। प्रथम विश्व युद्ध किसके समय में हुआ था? तो हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। लॉर्ड रेडिंग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला ऐसा व्यक्ति है लॉर्ड रेडिंग जो देखिए, ठीक ना। आइए, प्रिंस ऑफ वेल्स, भारत का आगमन हुआ। चौरी चौरा कांड किसके समय में होता है? तो 1922 में होता है, तो लॉर्ड रेडिंग के समय में होता है, ठीक ना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन होता है ताशखंड में, किसके समय में होता है? लॉर्ड रेडिंग के समय में होता है। केरल में मोपला विद्रोह 1921 में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी मोपला विद्रोह, देखिए क्वेश्चन आएगा, मोपला विद्रोह कहाँ होता है? तो केरल में होता है। किसके समय में होता है? तो लॉर्ड रेडिंग के समय में होता है। कब होता है? 1921 में होता है। अब काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 में, लॉर्ड इरविन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। साइमन कमीशन का गठन होता है 27 में, और आगमन होता है फरवरी 1928 में। लाला लाजपत राय 1928 में मारे जाते हैं, इसी का विरोध करते हुए। किसका विरोध करते हुए? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का क्यों विरोध हो रहा था? इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि इसके सभी जो सदस्य थे, सभी सदस्य थे वो अंग्रेज थे। वो हम आपको बताएंगे आगे। अभी देखिए गवर्नर जनरल बता रहे हैं इनके समय क्या क्या कार्य हुआ था। अभी हम एक एक करके पूरा टॉपिक बताएंगे, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक ना। लाहौर अधिवेशन 1919 में होता है, लाहौर 29 में होता है। 1929 का लाहौर अधिवेशन क्यों फेमस है? ये होता है रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर लाहौर में, यानी रावी तट के पर कौन सा शहर आयोजित है? तो लाहौर है, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। जवाहरलाल नेहरू करते हैं 1919 की कांग्रेस की अध्यक्षता, और यहीं से प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। आइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन यहीं से शुरू होता है। लाहौर षड्यंत्र केस यहीं पे चलता है। लाहौर षड्यंत्र केस क्यों चलता है? तो किसके ऊपर चलता है और किसको किसको फांसी होती है, वो सब हम आपको आगे बताएंगे। अब देखिए, पूना के अरवदा जेल में गांधी जी जो 1900 इस समय बंद हुए थे, तो पूना के अरवदा जेल में। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को नवसारी से शुरू होता है। लॉर्ड वेलिंगटन बहुत मतलब का नहीं है, इसको हटा दीजिए, लॉर्ड वेलिंगटन बहुत मतलब का नहीं है। लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ठीक
1939 में। अब देखिए लिनलिथगो के समय में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। कब होती है? 1939 में। 1900 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन करता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना? तो सुभाष चंद्र बोस करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के। क्यों करते हैं? अब जब कांग्रेस का 1939 का अधिवेशन होता है, 1939 का अधिवेशन होता है त्रिपुरा का, ठीक ना, तो वहीं पर ये वो इस्तीफा दे देते हैं। उसी को त्रिपुरी संकट कहा जाता है। त्रिपुरी संकट त्रिपुरी में होता है, ठीक ना, त्रिपुरी में त्रिपुरी संकट कहा जाता है। तो त्रिपुरी कहाँ पर है? एमपी में है, ठीक। संकट कहा जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा देने के बाद सीक्वेंस समझिएगा, सीक्वेंस जब इस्तीफा देते हैं उसके बाद वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं और 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? मुस्लिम लीग और अंबेडकर जी द्वारा, ठीक ना। मुक्ति दिवस मनाया जाता है। क्यों मुक्ति दिवस मनाया जाता है? जब 1937 में चुनाव होता है, कांग्रेस के 8 स्टेटों में अपना सरकार बना लेती है तो और त्यागपत्र देती है। जब त्यागपत्र देती है तो मुस्लिम लीग और अंबेडकर जी मिल करके लोग मनाते हैं मुक्ति दिवस, ठीक ना, मुक्ति दिवस, ठीक। अब यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं, ठीक ना। यही मेन आपका है। देखिए पूरा अब आपको हम बता चुके हैं, पूरा बता दिए। अब इसके बाद क्या रहेगा? इसके बाद रहेगा सामाजिक आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1957। पूरा हिस्ट्री हम आपको एक एक करके आधुनिक भारत पहले बताएंगे, फिर एंशिएंट बताएंगे, फिर मिडुअल बताएंगे। पूरा क्लास हम आपको बताएंगे, ठीक ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक पहुँचाइएगा, क्योंकि नया चैनल है। अब थोड़ी मोड़ी क्या है कि बोलने में दिक्कत अभी हो रही है, वो भी सुधार हो जाएगी, ठीक ना। तो चलिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर पीडीएफ चाहिएगा तो जो नंबर दिया है उस पर कॉल करिएगा। ये पीडीएफ रूप में भी है अवेलेबल और वीडियो भी आपको मिल रही है, ठीक ना। चलिए फिर, थैंक यू।